Good morning, students. Students, our today's topic is cell cycle and cell division. बेटा हमने लास्ट वीडियोस में सेल के बारे में डिस्कस किया था और वहाँ पर एक टॉपिक आया था सेल थ्योरी। उस सेल थ्योरी में ये कहा गया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी सेल्स से मिलकर के बनती हैं। और उसमें रुडोल्फ विर्चो ने एक एडिशन भी दिया था कि जितने भी नई सेल्स है वो नई सेल्स पुरानी सेल्स से बनती है। तो वो जो नई सेल्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं, वो सेल डिवीज़न द्वारा ही, मीन्स सेल डिवाइड होती हैं और 2 और 4 सेल्स में ये डिवाइड हो जाती है। तो हम आज इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में डेफिनेशन आती है सेल रिप्रोडक्शन की। सेल रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें नई सेल का फॉर्मेशन होता है पुरानी सेल से। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स फ्रॉम एक्सिस्टिंग सेल्स। एक्सिस्टिंग सेल्स मीन्स जो पुरानी सेल्स है उससे। तो नई सेल बन रही है, मतलब उस सेल का क्या हो गया? रिप्रोडक्शन हो गया। दूसरी डेफिनेशन आती है हमारे पास में सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच ए सेल आफ्टर रेप्लिकेशन ऑफ इट्स कंपोनेंट स्प्लिट्स अप टू फॉर्म 2 4 सेल्स। मीन्स इसमें एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल है वो अपने कंपोनेंट से, सेल के जितने भी कंपोनेंट हैं वो रेप्लिकेट हो जाते हैं। रेप्लिकेशन का मतलब होता है उनकी डुप्लीकेट कॉपी बनना। तो उनकी डुप्लीकेट कॉपी बन जाती हैं और कॉपी बनने के बाद में एक सिंगल सेल 2 और 4 सेल में डिवाइड हो जाती है। इसी को हम कहते हैं सेल डिवीजन। बेटा यहाँ पर 2 और 4 जो है वो लिखा है, उसका रीजन है क्योंकि ये सेल डिवीजन 2 टाइप का होता है। उसमें एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ये सेल डिवीजन, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो माइटोसिस में एक सेल से केवल 2 सेल बनती है। एक सिंगल सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहां पर ये 2 आ गया। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस 2 बार होता है। पहले एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होगी और फिर ये दोनों सेल है वो दोनों 2 सेल में आगे फर्दर डिवाइड हो जाएगी। कुल मिलाकर के एक सिंगल सेल द्वारा कितनी सेल्स का फॉर्मेशन हो गया? 4। तो मियोसिस में एक सेल से 4 सेल्स बनती है और माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल्स बनती है। एक सिंगल सेल 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके बाद में देखें आगे, द सेल विच अंडरगोज डिवीजन इज कॉल्ड मदर सेल। देखिए जिस सेल का डिवीजन होता है उसको हम कहेंगे मदर सेल। और जो डिवीजन के बाद में जो नई सेल्स बनती है उन सेल को हम कहेंगे डॉटर सेल्स। वाइल द न्यूली फॉर्म्ड सेल आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। तो पुत्री सेल्स कहलाती है वो। आगे हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में? इम्पोर्टेंस के। इम्पोर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सेल डिवीजन जो सेल है वो डिवाइड करती है तो उसका क्या इम्पोर्टेंस है? तो यहाँ पर देखिए न्यू इंडिविजुअल। हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग एक सिंगल सेल से होती है और वो सिंगल सेल क्या है? जाइगोट। सिंगल सेल होती है जाइगोट। जो भी रिप्रोडक्शन करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म उनमें जाइगोट पहली सेल्स होती है। तो एक न्यू इंडिविजुअल के लिए सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरी चीज है ग्रोथ। देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो स्टार्टिंग टाइम पे छोटी होती है। हम भी छोटे थे, सिंगल सेल थे, लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ होती गई। तो ग्रोथ किसके कारण हुई है? ग्रोथ हुई है सेल डिवीजन के कारण। सेल डिवीजन के कारण नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हुए और उसी के कारण उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हुई। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि प्लांट अपनी लाइफ में या प्लांट अपने लाइफ टाइम ग्रो करते हैं, जबकि एनिमल एक फिक्स एज तक ही ग्रो करते हैं, उसके बाद में उनकी ग्रोथ रुक जाती है। रिप्लेसमेंट। स्टूडेंट्स रिप्लेसमेंट का मतलब है कि कोई सेल्स है और वो सेल्स इंजरी के कारण डेड हो गई, तो उन सेल्स की जगह नई सेल्स उस जगह को रिकवर कर लेती है और उन पुराने सेल्स को बॉडी से रिप्लेस कर दिया जाता है। या हमारी बॉडी के अंदर जो WBC होती है वो फैगोसाइटोसिस द्वारा उनको एंगल्फ कर लेती है। इसके अलावा रिपेयरिंग में भी इंजरी
जो पार्ट है इंजरी वाले, तो उनको रिपेयरिंग करती है, डैमेज सेल्स को रिपेयर करती है। इसके अलावा रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय प्री एक्सिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। तो इसमें नई ऑर्गेनिज्म बनती है, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों ही रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन का इंपॉर्टेंस होता है। अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब हम आगे डिस्कस करते हैं किसके बारे में, हिस्ट्री के बारे में, कि सेल डिवीजन को किन किन साइंटिस्ट ने इसमें सेल डिवीजन में इनका रोल है कि किसने बताया। तो अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, हमने सेल थ्योरी में पढ़ा था कि रूडोल्फ विर्चो ने 1855 में ये कहा था कि न्यू सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल्स, मतलब नई सेल्स का फॉर्मेशन अपनी पुरानी सेल से होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सेल डिवीजन करती है। इसने एक टर्म दी थी ओमनी सेलुला ई सेलुला, तो इसके अकॉर्डिंग नई सेल्स पुरानी सेल से बनती है। इसके बाद में दो साइंटिस्ट और हैं, इससे पहले एक साइंटिस्ट और था जिसका नाम था स्ट्रासबर्गर। स्ट्रासबर्गर ने न्यूक्लियस के ऊपर स्टडी की थी और उसने देखा था कि नई सेल के अंदर जो न्यूक्लियस फॉर्म होता है वो अपनी पुरानी सेल के न्यूक्लियस से फॉर्म होता है या पुरानी सेल से फॉर्म होता है। उसके बाद में बोवेरी और ये फ्लेमिंग है, इन्होंने सोमेटिक सेल्स में डिवीजन को ऑब्जर्व किया था कि एक सोमेटिक सेल है। स्टूडेंट, ये सेल हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की होती है, एक होती है सोमेटिक सेल्स, एक को बोलेंगे सोमेटिक सेल्स, और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव सेल्स। तो जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे मेल हैं, ह्यूमन बीइंग में मेल है, तो मेल में प्राइमरी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस, और फीमेल में अगर देखें तो ओवरी। तो ओवरी और टेस्टिस की जो सेल्स होती है, मतलब जो सेल गैमेट प्रोड्यूस करती है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, उन्हीं को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। बाकी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल है वो सभी सेल कौन सी होती है, सोमेटिक सेल्स होती है। कुल मिलाकर के दो टाइप की सेल हो गई, एक सोमेटिक सेल और दूसरी रिप्रोडक्टिव सेल्स। इसके बाद में फ्लेमिंग है, तो फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म दी थी। माइटोसिस का मतलब होता है सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने बताया आपको कि सेल डिवीजन दो टाइप का होता है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है म्योसिस। आगे की वीडियो में हम इनकी स्टडी करेंगे। माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री, तो यहाँ पर एक सिंगल सेल टू सेल के अंदर कन्वर्ट हो गई है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इनमें इक्वल होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं माइटोसिस, समसूत्री। जबकि यहाँ पर मियोसिस, मियोसिस का मतलब होता है अर्धसूत्री, तो यहाँ पर जो डॉटर सेल्स बनती है उन डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं मियोसिस। तो मियोसिस के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फ्लेमिंग ने माइटोसिस टर्म दी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे आता है हमारा सेल साइकिल। तो सेल साइकिल एक सीरीज होती है जिसमें सेल किसी पर्टिकुलर स्टेप्स के द्वारा गुजरती है, और उन स्टेप्स में इसमें बहुत सारे मेटाबॉलिज्म होते हैं और फाइनली ये सेल टू सेल में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसी सीरीज को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो डेफिनेशन देखते हैं, इट इज एन ऑर्डरली सीरीज ऑफ चेंज दैट अकर्स इन सेल्स, यानी कि एक सीरीज है जो कि क्रमबद्ध है, ऑर्डरली क्रमबद्ध सीरीज है जो कि सेल के अंदर होने वाले चेंजेस हैं बाय विच डुप्लीकेट इट कंटेंट्स एंड डिवाइड, यानी कि इसके कंटेंट्स डुप्लीकेट बनते हैं, उनकी प्रतिकृति बन जाती है और फाइनली डिवाइड हो जाती है कितने में, ये टू सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको हम कहेंगे सेल साइकिल। ये सिंपल डेफिनेशन है। सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस। सेल साइकिल की दो फेजेज होती हैं, इनको हम डायग्राम के थ्रू स्टडी करेंगे। पहली होती है इंटरफेज और दूसरी होती है एम फेज, और इन दोनों की फिर आगे सब फेजेज और होती है, तो उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इंटरफेज। देखिए स्टूडेंट्स, ये सेल साइकिल है हमारे पास में, पूरा का पूरा साइकिल बना हुआ है, तो इसी को हम इन फेजेस के अंदर डिवाइड करेंगे। तो देखिए यहां से लेकर के यहां तक का
यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें ये किसका हो गया, ये पूरा का पूरा इंटरफेज है, पूरा इंटरफेज है। जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो है एम फेज, या इसको हम बोलते हैं माइटोटिक फेज। अब इसमें इंटरफेज के बारे में देखें तो एक इंटरफेज किसी भी सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो उसकी पहली फेज होती है, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये दो सेल डिवीजन के बीच की फेजेज होती है, ये बीच की फेज है इंटरफेज। कैसे कि जैसे मान लिया यहाँ पर ये एक सेल है, इसमें इंटरफेज हुआ, ये फाइनली 2 सेल्स में कन्वर्ट होगी। अब ये जो सेल है इनको हम कहेंगे डॉटर सेल्स, लेकिन फाइनली ये भी मैच्योर होगी, और मैच्योर होने के बाद में इनमें भी डिवीजन होगा। तो डिवीजन से पहले इंटरफेज आएगा, तो यहाँ पर पहले सेल डिवीजन हो गया, दोबारा सेल डिवीजन हो गया। तो इसलिए सेल के डिवीजन की जो मिडिल फेज मानी जाती है उसको मानते हैं इंटरफेज। और देखें इंटरफेज में सेल अपने नेसेसरी जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं इसके, उनको सिंथेसिस कर लेती है, और इसमें डिवीजन नहीं करती बल्कि डिवीजन होता है यहाँ पर माइटोटिक फेज में। यहाँ पर फर्दर 2 सेल में ये कन्वर्ट हो जाती है माइटोटिक फेज में। लेकिन ये जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज में केवल सेल अपने डिवीजन के लिए प्रिपरेशन करती है, इसको इसलिए हम इसको प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं। और सेल डिवीजन की ये लॉन्गेस्ट फेज होती है, सबसे लंबी फेज होती है। इसमें अबाउट 80 to 90% टाइम पीरियड कवर होता है। मान लिया एक ह्यूमन सेल है, ह्यूमन की सोमेटिक सेल है, वो एक डिवीजन करने में 24 आवर्स लेती है, 24 आवर्स तक। तो इस 24 आवर्स का अबाउट 80 to 90 जो % टाइम है वो इंटरफेज में कन्वर्ट हो जाएगा, या हम यहाँ पर कह सकते हैं कि अबाउट 18 to 22 आवर्स तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इंटरफेज में ही कन्वर्ट हो जाता है। अलग अलग सेल की अलग अलग टाइम पीरियड होता है। यीस्ट की जो सेल होती है वो 20 मिनट में ही अपना एक डिवीजन कन्वर्ट कर लेती है। तो अलग अलग सेल है, ये हमने एक एग्जांपल के तौर पे बताया है कि इस तरह से सेल डिवीजन में टाइम। तो यहाँ पर देखें ये जो इंटरफेज है, ये इंटरफेज को भी आगे फर्दर सब फेजेस के अंदर डिवाइड कर रखा है। वो कौन कौन सी है, वो है हमारे पास में G1, ये 1 है यहाँ पर, S फेज, इसके अलावा G2 फेज। तो इंटरफेज को 3 सब फेजेस में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन सी, G1, S, G2। G1 का पूरा नाम हमारे पास में है फर्स्ट ग्रोथ पीरियड, या हम बोल सकते हैं इसका फर्स्ट ग्रोथ फेज। इस G1 में क्या होगा, इसमें सेल में मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। इसके अलावा आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यहां पर हमने लिख रखा है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये यहां पर जो आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस होता है वो आगे की इसकी जो सब फेजेज है, एस फेज, इस एस फेज में क्या होता है, इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए जस्ट डबल हो जाता है। तो ये जो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है ये डीएनए सिंथेसिस के लिए नेसेसरी होता है। अगर आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा तो यहाँ पर डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो टाइम पीरियड है वो 30 to 40% टाइम होता है। इंटरफेज का 30 to 40% टाइम G1 फेज में ही होता है, और इस फेज के अंदर प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाता है, प्रोटोप्लाज्म बढ़ जाता है। तो प्रोटोप्लाज्म बढ़ने के कारण सेल की ग्रोथ होने लग जाती है, सेल बड़ी होने लग जाती है, इसलिए हमने इसका नाम रखा है फर्स्ट ग्रोथ। और मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो G1 फेज में ही होती है। दूसरा आता है इसका सब फेजेज, एस फेजेज, जैसे कि हम अभी अभी डिस्कस कर चुके हैं। एस फेज को सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं। एस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सिंथेसिस फेज।
और इसको सिंथेसिस फेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब होता है सिंथेसाइज होना, इसकी प्रतिकृति बढ़ना। तो यहाँ पर डीएनए जस्ट डबल हो जाता है कि मान लिया किसी सेल में डीएनए का अमाउंट हम माने 2C है, डीएनए के अमाउंट को हमने 2C मान लिया, तो यहाँ पर इसका जब रेप्लिकेशन होगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 4C हो जाएगा, यानी कि जस्ट डबल हो जाएगा। लेकिन ध्यान कर लेना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होंगे, केवल क्रोमोसोम में डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी सेल है, कोई सेल है, उस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है, हम इसको बोल सकते हैं 23 पेयर। तो 23 पेयर को ये सेल है, पेयर में है, तो हम इसको बोलेंगे 2n। तो इस सेल के अंदर अगर डीएनए का अमाउंट बढ़ रहा है तब भी ये सेल कैसी रहेगी, ये 2n ही रहेगी, 4n नहीं होगी। 4n होने का मतलब है क्रोमोसोम का बढ़ना, लेकिन क्रोमोसोम भी बढ़ते हैं, केवल क्रोमोसोम के अंदर डीएनए का अमाउंट बढ़ जाता है। अब आगे देखिए इसमें G2 फेज, तो इसके अंदर भी ग्रोथ होती है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस फिर से होने लग जाता है। इसमें ग्रोथ G1 के कंपैरिजन में कम होती है, प्रोटोप्लाज्म में इंक्रीज होता है लेकिन वो कम होता है। अब देखिए यहाँ पर G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है, वो किसके लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए हुआ है। लेकिन G2 फेज में आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस हुआ है, ये किसके लिए हुआ है, ये एम फेज को, यानी कि सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। सेल को माइटोटिक फेज की प्रिपरेटरी फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि आगे की जो फेज आएगी वो माइटोटिक फेज आएगी। तो माइटोसिस के लिए इसको प्रिपेयर कर लेती है सेल को, और इसका टाइम पीरियड होता है 10 to 20%, जबकि एस फेज का टाइम पीरियड होता है 20 to 30% इसका जो टोटल टाइम होता है। अब इसके बाद में आती है एम फेज। देखिए एम फेज का टाइम पीरियड बहुत कम होता है, अबाउट 5 to 10% टाइम होता है टोटल इस सेल साइकिल का टाइम पीरियड अगर देखें अपन तो। अब इसमें क्या होता है, देखिए इसमें अलग अलग स्टेप्स आती है जिनमें क्रोमोसोम के अंदर चेंजेस होते हैं। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स के बने होते हैं, जो कि इस G2 फेज में इनका बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये अपीयर होते हैं प्रोफेज के एंड में। तो ये जो एम फेज है, माइटोटिक फेज है, इसकी सब फेजेज होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, एक होती है प्रोफेज, दूसरी मेटाफेज, तीसरी एनाफेज और चौथी टीलोफेज, यानी कि इसकी 4 सब फेजेज होती है। आगे का जो पार्ट हमने लिख रखा है यहाँ पर यह है साइटोकाइनेसिस। तो मैं इस एम फेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। ये जो माइटोटिक फेज है इसके 2 पार्ट होते हैं, और इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। इसमें केवल न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, किसमें, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज में। जबकि इसका दूसरा जो पार्ट बनता है इसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। यहां पर जैसे लिखा हुआ है साइटोकाइनेसिस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे मान लिया हमारे पास में यहां एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एक सेल है, और इस सेल में ये सेल है, और ये सेल फाइनली डिवाइड कर लिया इसने, तो इसमें एम फेज आदि कंप्लीट होगी। मीन्स इसका जो कैरियोकाइनेसिस है वो डिवाइड हो गया, तो इसमें न्यूक्लियस बन गए। एक ही सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस बन गए, एक न्यूक्लियस ये बन गया और एक न्यूक्लियस ये बन गया। तो साइटोप्लाज्म तो यहाँ पर है, ये इसका साइटोप्लाज्म रह गया। तो न्यूक्लियस, इस सेल में अब कैरियोकाइनेसिस हो चुका है, यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो चुका है, जबकि साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ है। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन मान लिया ये अलग अलग सेल में अलग अलग टाइप से होता है। यहाँ पर इसमें ये अलग न्यूक्लियस है, ये अलग न्यूक्लियस है।
मतलब इन्वेजिनेशन से बनते हैं इसमें एनिमल सेल में, और फाइनली ये दोनों सेल क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। तो इस ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस, और ये वाला प्रोसेस क्या हो जाएगा आपके कैरियोकाइनेसिस। तो एम फेज है, एम फेज की आगे दो फर्दर सब फेजेज होती हैं जिनको माइटोटिक कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक रेड कलर से एक साइन बना रखा है और छोटी सी इसमें लाइन भी दे रखी है यहाँ पर, ये इसको G0 फेज बोलते हैं। ये सभी सेल में नहीं होता है। देखिए हम आगे से आगे स्टडी कर रहे हैं और कुछ सेल के बारे में हमने डिस्कस भी किया है कि वो डिवीजन नहीं करती है। जैसे आरबीसी है हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड के अंदर एरिथ्रोसाइट्स होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पल्सेस, तो ये फॉर्म होती है बोन मेरो में, स्प्लीन में जाकर के डेस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन डिवीजन नहीं करती है। तो इस फेज को हम एक सेल की रेस्टिंग फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सेल रेस्ट में चली जाती है, बनती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है, बनती है, डेस्ट्रॉय हो जाती है। तो उनके लिए ये G0 फेज यूज किया जाता है कि वो डिवीजन नहीं करती है, रेस्टिंग फेज में चली जाती है। तो स्टूडेंट ये सेल डिवीजन है, दो टाइप का है, माइटोसिस, म्यूसिस। तो आगे के वीडियोस में हम माइटोसिस और म्यूसिस की स्टडी करेंगे। आज के इस वीडियो में हमने सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस किया है। थैंक्स।